नमस्कार। क्वांटम मैकेनिक्स के वीडियो लेक्चर की इस श्रृंखला के पिछली क्लास में हमने बात की थी ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के बारे में। हमने वहाँ ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के क्लासिकल ट्रीटमेंट के बारे में अध्ययन किया था। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स का क्लासिकल ट्रीटमेंट। इस क्लासिकल ट्रीटमेंट में हमने क्लासिकल फिजिक्स यानी चिरसम्मत भौतिकी पर आधारित जो नियम है, जैसे ऊर्जा समविभाजन का सिद्धांत है, उसको बेसिस मानकर ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा को समझाने का प्रयास किया था। वहाँ हमने ये डेराइव किया था कि एक मोल ठोस की नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा का जो मान है वो 3R आ रहा था। यानी चिरसम्मत भौतिकी के आधार पर ठोसों की नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा जो है, मोलर विशिष्ट ऊष्मा, उसका मान 3R आता है। यहाँ R जो था वो गैस कांस्टेंट। अब यहाँ से ये शो हो रहा है कि जो CV है वो 3 × R आ रहा है। R गैस के लिए फिक्स हो गया, 3 भी कांस्टेंट है। इसका मतलब CV जो है वो एक नियत राशि हो गई, या ऐसे कह दूँ कि CV जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, यानी टेम्परेचर पर वो निर्भर नहीं करेगा। इस नियम को कहा था हमने ड्यूलोग-पेटिट लॉ, ड्यूलोग-पेटिट नियम, जो ये कह रहा है कि नियत आयतन पर ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा है वो ताप पर निर्भर नहीं कर रही। अब इस क्लास में हम ये चेक करेंगे कि ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा का जो प्रायोगिक कर्व है, यानी प्रायोगिक एनालिसिस जो है, उसको इससे हम कंपेयर करेंगे और चेक करेंगे कि जो चिरसम्मत भौतिकी के आधार पर जो यहाँ डिस्कशन हुआ है, जो रिजल्ट मिला है, क्या वो उससे मैच कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इसके लिए ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा का प्रायोगिक ग्राफ बना रहा हूँ मैं, एक्सपेरिमेंटल कर्व। इधर CV ले लिया है, जूल पर मोल इनटू केल्विन। इस साइड ले रहा हूं टेम्परेचर T केल्विन में। ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा का जो प्रायोगिक ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का प्राप्त होता है। ये जो मैक्सिमम इंक्रीज हो रहा है, फिर जिस वैल्यू को अप्रोच हो रहा है, वो जो वैल्यू है वो है 3R। ये है ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा का एक्सपेरिमेंटल कर्व। अब ये जो एक्सपेरिमेंटल कर्व है, इससे अपने को क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो चेक करते हैं। इससे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, फर्स्ट देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और हायर टेम्परेचर पे ये इंक्रीज होके किसकी ओर अप्रोच हो रहा है, 3R की ओर। यानी ऐसे कह दूं, एट हायर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर CV जो है वो 3R की ओर अप्रोच हो रहा है। इस एक्सपेरिमेंटल कर्व ये शो कर रहा है कि टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज हो रहा है और हायर वैल्यूज पे 3R की ओर अग्रसर हो रहा है। सेकेंड, एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर ये है। सेकेंड बात करें थे एट लो टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर का मान जब कम हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर कम होकर 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, तो ऐसे कह दूं, एज T goes to 0 एम्प्लाइज CV भी किसकी ओर अग्रसर हो रहा है, 0 की ओर अग्रसर। ये ऐसे कह दूं, यहाँ से कंक्लूजन ये निकल जाएगा कि ये होगा टेम्परेचर डिपेंडेंट, यानी टेम्परेचर के कम मानों के लिए CV है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, जबकि ज़्यादा मान के लिए CV है वो 3R की ओर अग्रसर होगा, या ऐसे कह दूं टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। जबकि चिरसम्मत भौतिकी के आधार पर हमने ये कहा था, ड्यूलोग-पेटिट का जो नियम बताया था, वो ये कह रहा था कि CV जो है उसकी वैल्यू 3R होगी, यानी चिरसम्मत भौतिकी के आधार पर
CV है वो तापमान पर निर्भर नहीं कर रहा था, जबकि प्रायोगिक ग्राफ ये कह रहा है कि हायर टेम्परेचर पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन लो टेम्परेचर पे ये डिपेंड कर रहा है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि चिरसम्मत सिद्धांत है वो ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स के बारे में सही व्याख्या नहीं कर पाए। इस प्रकार अब तक हमने चिरसम्मत भौतिकी पर आधारित कुछ नियम पढ़े, जैसे कृष्णिका स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए वीन का विकिरण नियम पढ़ा और रेलेजेंस का विकिरण नियम पढ़ा। वीन का विकिरण नियम केवल निम्न तरंग दैर्ध्य परास के लिए सही था और रेलेजेंस का विकिरण नियम केवल उच्च तरंग दैर्ध्य परास के लिए सही था। यानी दोनों में से कोई भी एक जो नियम है वो अकेला पूरे कृष्णिका स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया था। इसका मतलब चिरसम्मत सिद्धांत है वो कृष्णिका को समझाने में असफल हो गया। इसी प्रकार ठोसों की विशेष ऊष्मा की जो बात की हमने, वहाँ जो रिजल्ट आ रहा है डुलोग-पेटिट के नियम वाला, जो ऊर्जा समविभाजन के सिद्धांत को आधार मान के दिया गया था, वो जो है वो भी एक्सपेरिमेंटल ग्राफ से मैच नहीं हो पा रहा। इसका मतलब चिरसम्मत सिद्धांत है वो ठोसों की विशेष ऊष्मा की सही व्याख्या नहीं कर पाया। इसलिए इनकी व्याख्या करने के लिए, जैसे कृष्णिका की व्याख्या करने के लिए नए जो सिद्धांत की आवश्यकता हुई, वो नया सिद्धांत है वो प्लांक ने दिया। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, उसकी बात करते हैं। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, प्लांक्स का क्वांटम सिद्धांत। देखो, प्लांक ने ये कहा कि हमने जो रेलेजिन्स का विकिरण नियम पढ़ा था, रेलेजिन्स का विकिरण नियम व कृष्णिका स्पेक्ट्रम, कृष्णिका स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में जो ऊर्जा समविभाजन का सिद्धांत काम में लिया था, ऊर्जा समविभाजन सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी। हमने जब रेलेजेंस का विकिरण नियम पढ़ा था तो वहाँ कृष्णिका के स्पेक्ट्रम को हमने समझाने के लिए यही सिद्धांत काम में लिया था। वहाँ हमने ऐसा माना था कि जो कृष्णिका के परमाणु हो वो सरल आवर्ती दोलक की भांति व्यवहार करते हैं, और सरल आवर्ती दोलक की भांति व्यवहार करेंगे तो हमने एक परमाणु की औसत ऊर्जा का मान ये लिखा था 1/2 kT प्लस 1/2 kT, यानी एक परमाणु की औसत ऊर्जा का मान हमने kT कहा था। लेकिन प्लांक का विकिरण नियम ये कह रहा है कि रेलेजेंस का जो विकिरण नियम था जो इस पर आधारित था, यानी इसको यूज करके उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, वो त्रुटिपूर्ण रहा, मतलब वो अनसक्सेसफुल रहा। उसके पीछे कारण क्या रहा? देखो, हमने ये पढ़ा था कि कृष्णिका के स्पेक्ट्रम की बात करूं मैं, यहाँ विकिरण ऊर्जा घनत्व ले रहा हूं मैं, विकिरण ऊर्जा घनत्व, इधर कंसिडर कर रहा हूं फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति न्यू। तो कृष्णिका का एक्सपेरिमेंटल कर्व कुछ इस टाइप का आया था, एक्सपेरिमेंटल, जबकि रेलेजेंस का जो विकिरण नियम है उस पर आधारित ग्राफ जब हमने बनाया था तो वो कुछ ऐसा आ रहा था, रेलेजेंस लॉ। इन दोनों ग्राफों की कंपैरिजन हमने की थी पहले। यहाँ देखो, हम चेक कर रहे हैं आवृत्ति के कम मान के लिए, यानी एज न्यू गोज टू जीरो, न्यू जब जीरो की ओर अग्रसर हो रहा है तब तो रेलेजेंस वाला विकिरण नियम का जो ग्राफ है वो प्रायोगिक ग्राफ से मैच हो रहा है। इसका मतलब न्यू के कम मानों के लिए तो रेलेजेंस का विकिरण नियम है वो सही लागू हो रहा है, और वो जो नियम था वो ऊर्जा समविभाजन के सिद्धांत पर आधारित था। इसका मतलब ऐसा कह सकते हैं कि न्यू टेंस टू जीरो वाले केस में तो जो औसत ऊर्जा है वो किसके थ्रू दी जाएगी? KT के थ्रू ही दी जाएगी, वहाँ तो ये सही है। बट लेकिन अगर न्यू गोज टू इनफाइनाइट हो रहा है, न्यू जब इनफाइनाइट के मतलब न्यू का मान बढ़ रहा है, तो देखो रेलेजेंस का विकिरण नियम ये कह रहा है कि स्पेक्ट्रम में ऊर्जा घनत्व भी बढ़कर किधर जा रहा है? इनफाइनाइट की ओर। जबकि एक्सपेरिमेंटल कर्व ये कह रहा है कि न्यू की किसी भी मान के लिए स्पेक्ट्रम ऊर्जा घनत्व का जो मान है वो इनफाइनाइट नहीं हो रहा है, यानी जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है बाद में इनफाइनाइट की ओर अग्रसर हो रहा है। तो ये किसकी ओर अग्रसर हो रहा है?
जीरो की ओर। अगर हम ये चाहते हैं कि रेलेजेंस का विकिरण नियम का इससे विचलन कम से कम हो, तो वो कब पॉसिबल है? वो तभी पॉसिबल होगा जब न्यू अनंत की ओर अग्रसर हो जाए, तब ये भी किसकी ओर अग्रसर हो जाए? जीरो की ओर। यानी ऐसे कह दूं कि अगर न्यू टेंस टू इनफाइनाइट हो रहा है तो औसत ऊर्जा जो है वो अगर जीरो की ओर अग्रसर हो जाएगी, तब ये जो ग्राफ है वो इसकी ओर अप्रोच हो जाएगा, मतलब इसमें डेविएशन है वो नहीं रहे। तो इसके बेसिस पे प्लांक ने ये कहा कि सरल आवर्ती दोलक की जो औसत ऊर्जा है ई बार, वो लैम्ब्डा और न्यू पर डिपेंडेंट होनी चाहिए। भाई रेलेजेंस ने तो ये कहा था वो सीधा केटी होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगी, जबकि प्लांक ने ये कहा था कि जीरो वाले में तो ये होगी, लेकिन हायर वाले पे टेंस टू जीरो होगा। इसका मतलब ये कुछ इस टाइप का होना चाहिए कि वो किस पे डिपेंड करे? लैम्ब्डा और न्यू पर निर्भर करे। इसी को बेसिस मानकर 1900 में प्लांक ने अपना क्वांटम सिद्धांत दिया। प्लांक ने अपने क्वांटम सिद्धांत में ये कहा कि जो कृष्णिका है उसके परमाणु सरल आवर्ती दोलक की भांति व्यवहार करते हैं और वो अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर एक निश्चित आवृत्ति से दोलन करते रहते हैं। उन सरल आवर्ती दोलकों को विद्युत चुंबकीय आवर्ती दोलक भी कहा जाता है। अब वो जब सरलावर्ती दोलक है वो कुछ विकिरणों या ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करेंगे, तो प्लांक ने ये कहा था कि ऊर्जा का अवशोषण एब्जॉर्प्शन और उत्सर्जन इमिशन जो होगा वो उन्होंने कहा कि वो सतत नहीं होगा, यादृच्छिक भी नहीं होगा। सतत का मतलब एनर्जी की एक मिनिमम वैल्यू से लेकर मैक्सिमम तक सारी वैल्यूज पॉसिबल नहीं होंगी। यादृच्छिक रैंडम मतलब कुछ भी वैल्यू नहीं हो सकती, बल्कि उन्होंने कहा कि ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन का जो वैल्यू होगी वो विविक्त होगी, यानी कुछ निश्चित मान होंगे जिन्हीं का तो अवशोषण होगा और उन्हीं का क्या होगा? उत्सर्जन। यानी स्टेटमेंट ये था कि विद्युत चुंबकीय दोलकों द्वारा ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन सतत व यादृच्छिक न होकर विविक्त रूप में होता है। ये प्लांक का क्वांटम सिद्धांत था। अब इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स।